हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैनेज ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं एक क्विक ओवरव्यू ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, डायग्राम्स एंड कर्व्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सीबीएसई। राइट, सो बेसिकली आज का जो पूरा सेशन रहने वाला है, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड का कर्व हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो, जो इंपॉर्टेंट मेरे पास डायग्राम्स है ना, एक बारी में अपन निपटा देंगे। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट्स, मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट बेसिक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है high quality education, that too free of cost. We talk about CBSE, we cover classes from kindergarten to class 12th, and we also have a हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो उसी नोट पर जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फाइन, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास गिवन है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, आई थिंक आपको इतना पता होगा कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वी हैव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं? ओके, वी हैव लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स, यानी आप एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। लैंड को रिटर्न में क्या मिल रहा है, लेबर को क्या मिल रहा है, कैपिटल को मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है? इनको मिलता है भाई प्रॉफिट, इस पे मिलता है आपको इंटरेस्ट। ठीक है, लेबर पे इस पे मिलता है रेंट एंड लेबर को मिलते हैं वेजेस। तो ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप इसको फैक्टर सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड ये होते हैं हमारे पास फैक्टर इनकम्स। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट्स तो हम सभी को क्लियर है, क्योंकि अभी हम समझने वाले हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में। किसके बारे में? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में। रियल फ्लो होता है जहाँ पे सिर्फ हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं एंड मनी फ्लो में पेमेंट्स की बात होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो, हम लोग 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ रहे हैं। कौन से मॉडल में पढ़ रहे हैं? 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ रहे हैं। वैसे हमारे पास 4 सेक्टर्स होते हैं, एच पी ई जी ई। आपको पता है एच से मेरे पास होता है हाउस होल्ड सेक्टर, पी से होते हैं प्रोड्यूसर्स या फर्म, जी से वी हैव गवर्नमेंट एंड ई से हमारे पास एक्सटर्नल आता है यानी फॉरेन सेक्टर आता है। हमारे सिलेबस में वी आर जस्ट स्टडिंग एच पी, यानी हम बोल सकते हैं सिर्फ हमारे पास हाउस होल्ड्स हैं एंड फर्म्स हैं। अब इनके बीच में जो लेन देन चल रहा है, किस तरीके से इनकम जनरेट हो रही है, सर्कुलर फ्लो में चल रही है, वही है मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सिंपल इकोनॉमी में पढ़ेंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी में, जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड्स होंगे और फर्म्स हमारे पास होंगे। सो सिंपल इकोनॉमी कंसिस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर. Households are the owners of the factors of production and consumers of goods and services, whereas firms produce goods and services and sell them to the households. So basically लेन देन चल रहा है, हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हैं, फिर जो पेमेंट आ रहा है उसी को जाके खर्च करके हम लोग वापस से सामान को खरीद रहे हैं। सो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड नो फॉरेन सेक्टर। क्लियर? तो देखो, अब क्लोज इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी के बीच में अंतर क्या है? हमारे पास 4 सेक्टर्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट प्लस हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर आता है। सिर्फ जब हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स और गवर्नमेंट रहता है तो ये मेरे पास होती है क्लोज इकोनॉमी। जब मेरे पास चारों सेक्टर्स होते हैं तो वो मेरे पास बन जाती है ओपन इकोनॉमी, यानी जब मेरे पास एक्सटर्नल सेक्टर भी आ जाता है तो वो ओपन इकोनॉमी हो जाता है। जब मेरे पास सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर रहता है तो इट बिकम्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि 2 सेक्टर इकोनॉमी है। वैसे तो 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम सिर्फ 2 सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। प्लस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फैक्टर सर्विसेज क्या है, जो इतनी भी चीजें हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को, है ना। मैंने अभी बताया था, अगर आपको याद है तो अभी हमने लिखा था
ठीक है। सो हमने यहाँ पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। तो हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, फर्म्स उसके बदले में उनको गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, प्लस इनकम भी प्रोवाइड करती है। अगर मैं किसी कंपनी में 1 महीने काम करूँ तो मुझे वो सैलरी दे रही है ना, तो अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो इन रिटर्न मुझे पैसा मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं लेबर प्रोवाइड कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे वेजेस मिल रहे हैं, सो रिटर्न में मुझे मिल रहा है। सो आपको यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ सेविंग्स नहीं हो रही है, यहाँ पे जो भी पैसा आ रहा है उसको वापस लगा दिया जा रहा है। क्लियर? सो बेसिकली जो आपका 2 सेक्टर मॉडल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है स्टूडेंट्स। एक मेरे पास हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक मेरे पास होता है फर्म। ठीक है, अब ध्यान रखना है हमें, सबसे पहले यहाँ पे 2 आपको जो चीजें दिख रही हैं, द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द रियल फ्लो। ये जो है ना मेरे पास, ये क्या है? ये है रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? यहाँ पे हमसे फ्लो ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं और उसके रिटर्न में जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिलते हैं वो रियल फ्लो कहलाता है। मतलब यहाँ पे पेमेंट्स की कुछ बात नहीं हो रही। तो रियल फ्लो क्या हो जाएगा? हाउस होल्ड्स ने प्रोवाइड करे फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड उसके बदले में फर्म्स ने हमें क्या दिए? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रियल फ्लो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं इस पे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो आपको समझना है, एक है मेरा हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, एक है मेरे पास हाउस होल्ड सेक्टर, एक है मेरे पास फर्म्स। ठीक है, तो फर्म्स क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, इन रिटर्न फर्म्स उनको क्या दे रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मेरा क्या है? दिस इज बेसिकली अ रियल फ्लो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब देखो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर्स क्योंकि फर्म्स में काम कर रहे हैं तो फर्म्स उनको वेजेस वगैरह ये सब भी तो दे रहे हैं, तो उनको रिटर्न में वो फैक्टर इनकम भी तो दे रहे हैं। एंड फिर ये जो इनकम आ रही है, यही हाउस होल्ड तो बाजार में जाके सामान को खरीदते हैं फर्म से, तो ये करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो जाता है? मनी फ्लो। क्लियर हुआ? ये बताइए पहले मुझे, क्या ये बात मुझे क्लियर हो गई है सभी को? सो बेसिकली जो मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, कॉम्बिनेशन होता है रियल फ्लो का एंड मनी फ्लो का। सो जो मेरा आउटर लूप होता है वो रियल फ्लो होता है एंड इनर लूप जो होता है मेरे पास वो होता है मनी फ्लो। ठीक है, सो कुछ इसी तरीके से हमारा यहाँ पे पूरा डायग्राम बना है। आप इस तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो बेसिकली द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द रियल फ्लो, बिकॉज यहाँ पे फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज हो रहा है फ्रॉम हाउस होल्ड्स, इन रिटर्न फर्म्स उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पे जो इनर लूप होता है वो शोकेस कर रहा है मनी फ्लो। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको पेमेंट्स दे रहा है वापस फर्म, एंड उसी पेमेंट्स को एज इनकम और सैलरी को आप खर्च कर रहे हो, सामान को खरीद रहे हो। आपको याद रखना है, हमने अज्यूम किया है कि हम अपनी इकोनॉमी में बिल्कुल भी कुछ सेविंग्स नहीं कर रहे, मतलब जितना भी मेरी अर्निंग हो रही है उससे वापस उसको पैसे को लगा दे रही हूँ। इसलिए क्या ये सर्कुलर फ्लो है, पैसा से घूम फिर के एक जगह से दूसरी जगह जाता चला जा रहा है। इसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो बोलते हैं इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर ये क्वेश्चन आएगा सो इट विल कम इन लॉन्गर टर्म्स, है ना, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, ऐसा। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास आता है, फर्स्ट चैप्टर से है, सेकंड चैप्टर अपना पूरा नेशनल इनकम है, उसमें हमारे पास कोई डायग्राम्स नहीं है, वी हैव फॉर्मूलाज टू लर्न। आई विल आल्सो ब्रिंग वन वीडियो रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स फॉर एग्जामिनेशन, प्लस इंपॉर्टेंट डेट्स का भी एक मैं लेके आ जाऊंगी, तो उससे अपन को क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना। सो हमें याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ा था, उसमें हम क्या बोलते थे कि एक प्रोडक्ट कमोडिटी को कौन कितना परचेज करना चाह रहा है, उसके बेसिस से प्राइस और डिमांड में क्या अंतर आ रहा है, ये सारी चीज़ों को पढ़ते थे। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? जो हम सारी कमोडिटीज़ की बात करते हैं एंड सारे कंज्यूमर्स उसको कितना परचेज करने चाह रहे हैं, वो होता है मेरे पास एग्रीगेट डिमांड का। अगर आपको याद है तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा स्केड्यूल है, आप देख सकते हो, जो हमें लर्न करना है, जो हमने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में बहुत बार सेम स्केड्यूल को यूज़ करना है। तो अगर हमने ये लर्न कर लिया तो हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फर्स्ट।
फिर मैं इसको लर्न कैसे करना है ये भी आपको बता दूंगी, तो उसकी चिंता आपने नहीं करनी, ठीक है। दैट इज माई लोड। सबसे पहले याद रखना है कि इसमें कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन का। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या रहता है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, अगर मेरी जेब में बिल्कुल पैसा नहीं है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ खर्चा तो मेरा होगा ना भाई, खाने पीने का थोड़ा बहुत खर्चा तो फिर भी होगा, भले मैं कुछ भी कर लूँ। सो बेसिकली एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सर्टन लेवल ऑफ कंजम्पशन, उसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है जब मेरे जेब में पैसा ही नहीं है, या तो मैं अपनी सेविंग्स में से पैसा लूंगी, या मैं अपने फ्रेंड से बोरो कर सकती हूँ, या मैं अपनी कोई वैल्यूएबल चीज़ को बेच सकती हूँ, तो उससे मेरे पास पैसा आएगा कि मैं अपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन को लिए पैसे जुटा पाऊं। क्लियर? तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो देयर विल बी सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन। हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेरी इनकम जीरो से 100 करके बढ़ती चली जा रही है 600 तक, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से 100, 100 से 200, 300, 400, 500 एंड 600, तो यहाँ पे 100 से बढ़ती हुई चली जा रही है। प्लस आपको ध्यान रखना है कंजम्पशन हम लोग शुरू करेंगे 40 से, एंड प्लस उसके बाद आपको क्या करना है, सब में बस आप 80 ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो अपन को ऐसे स्केड्यूल लर्न करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको इतना पता हो स्टूडेंट्स, जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास ध्यान रखना है एस प्लस हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट आता है और नेट एक्सपोर्ट्स आते हैं। लेकिन अगेन हम लोग तो टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, इसलिए AD इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है, यानी कंजम्पशन प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट जो रहता है। सो दैट इज वाई आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, AD इज C प्लस I, क्योंकि हम टू सेक्टर मॉडल को पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो ये मेरे पास ऑटोनॉमस होता है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी हमने ऑटोनॉमस माना है, एंड उसको थ्रू आउट हम लोग फिक्स मान के चल रहे हैं, वो है 20, कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो इनकम के साथ बढ़ता है, एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो पूरा थ्रू आउट सेम रहता है। सो इस वाले सिचुएशन में हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, तो हमने इसको 20 मान लिया, तो इसलिए मेरा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर? इतना समझे हम? ओके अब याद रखना है आपको कि एक तो आपको समझ में आ गया कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व क्या होगा, C प्लस I से बनेगा। तो सबसे पहले देखो कंजम्पशन को मैंने कैसे बढ़ाया है, 80-80 से बढ़ाया है। सो कंजम्पशन मेरा आप देखोगे कि जैसे से मेरी इनकम बढ़ रही है मेरा कंजम्पशन बढ़ता है ना। अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगी तो मेरा कंजम्पशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, आपका मन करता है ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। सो स्टार्टिंग में आपका कंजम्पशन भी अच्छी स्पीड में बढ़ रहा है, इसलिए जो आपका कंजम्पशन कर्व जो यहाँ से जाएगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। एंड अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट मेरा ये तो फिक्स्ड ही रहता है, ऑटोनॉमस है। तो अब क्या बचा मेरे पास, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस I, मतलब ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, अगर C प्लस I है तो C से तो ऊपर ही रहेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का हो जाएगा कर्व। क्लियर? बस आपको ध्यान रखना है कि जीरो से शुरू नहीं होता है C का कर्व, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से भी थोड़ा ऊपर शुरू होगा, एंड फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनेगा। अगर आपको इसको ऐसे बनाना भी है ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आप बना लोगे है ना, सबसे पहले इतना इक्वल गैप लो और इसको बना लो आप एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इतना इक्वल गैप लोगे इसको बनाओगे एज आप हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। C प्लस I है, मतलब थोड़ा ऊपर होगा हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, C प्लस I। क्लियर? तो इस तरीके से मेरा पूरा यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए इनकम, ठीक है, यहाँ पे X लिखो, यहाँ पे आप Y लिखेंगे, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन के लिए पूरा काम आएगा। ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट का है और ये मेरे पास कंजम्पशन का आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो इस तरीके से मुझे पूरा एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाना रहेगा। क्लियर? समझे इस चीज़ को? एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फिर से। ओके क्लियर? नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अस टू रिमेंबर, कि सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इट इज बेसिकली C प्लस I। मैंने अभी आपको बता दिया C प्लस I क्यों होता है। पूरी इक्वेशन एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, प्लस मेरे पास आता है दैट इज और नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हम दो सेक्टर की बात कर रहे हैं तो C प्लस I ही मेरा क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होगा।
अब याद रखना है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, इसी को हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल रहे हैं कि भले ही मेरी इनकम जीरो है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मेरा खर्चा रहेगा उसको फुलफिल करने के लिए हमें पॉजिटिव कंजम्पशन करना ही है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से। ओके ये पूरा हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ऐसे डिनोट करते मैं बता चुकी हूं आपको। नाउ स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व की बात करें तो वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग जाता है। सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एडी दैट इज कंजम्पशन कर्व स्लोप upwards because as the income increases the consumption also increases and that is why we can say that कि slope कैसा है हमारा upward sloping है। वहाँ पे autonomous investment की बात करें तो हमने इसको constant माना है, इसलिए straight line parallel to x axis होता है। Clear? Now स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व हमेशा ज़्यादा रहेगी, है ना। अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ से शुरू नहीं हो रहा ना यहाँ से शुरू हो रहा है, वो यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है? बिकॉज सिंपल सी बात है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई, यानी आपको सी प्लस आई दोनों को ऐड करना है तो उसके ऊपर ही रहेगा ना ये वाला कर्व। तो सो दैट इज वाई आपको समझना है कि जो मेरा एग्रीगेट डिमांड होता है स्टूडेंट्स, इसका जो कर्व है वो हमेशा ऊपर रहेगा मेरे ऑटोनॉमस कंजम्पशन के ऊपर से, है ना, जो सी है उसके ऊपर से। प्लस स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो है वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस है आपके कंजम्पशन कर्व से, तो ये भी हमारा अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ जाता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके नाउ वी हैव, अब जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड का पढ़ा वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई का। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग नेशनल इनकम से डिनोट करते हैं तो डायरेक्टली इज इक्वल्स टू वाई भी लिखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई में हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं? दैट इज योर कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, अब कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, सेविंग्स का मतलब क्या है? अगर आपके पास 100 रुपये थे, आपने 70 रुपये कंज्यूम कर लिए तो बचे कितने? 30, तो 30 मेरे क्या हो जाएंगे? सेविंग्स। तो उसी को अपन ने फिगर आउट करना है। ठीक है, अगेन मैं सेम स्केड्यूल को रखूंगी, स्केड्यूल मेरा वही है 0 से 100, 100 से 200, 300, 400, 500, 600 हो गया। कंजम्पशन में 40 का से शुरुआत करूंगी बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, फिर 80 से उसको बढ़ाती हुई चली जाऊंगी। ठीक है, अब बात आती है मेरे पास सेविंग्स की। सेविंग्स क्या हो जाएंगी मेरे पास? बेसिकली इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दोगे, जो बचा है वो मेरा क्या हो जाएगा? सेविंग्स। अब आपको पता है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो सर्टन लेवल ऑफ कंजम्पशन हम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज भाई भले ही हमारे पास पैसा नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा तो फिर भी हमें चाहिए, तो हम बोरो करेंगे, अपना डिस सेविंग्स करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे उसको अरेंज करते हैं। सो बेसिकली पहला क्या हो जाएगा? अगर इनकम से कंजम्पशन को माइनस करूंगी तो -40 आएगा, क्योंकि भाई ये तो जेब से गए ना, डिस सेविंग्स हो गए। प्लस फिर इनकम मेरी थोड़ी बढ़ी लेकिन फिर भी मेरा कंजम्पशन उससे ज़्यादा है तो अभी भी मेरा सेविंग्स नहीं हो रही। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मेरा जो इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा और मेरी सेविंग्स जीरो हो जाएगी। अब इसके बाद से क्या होगा कि मेरा सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों? बिकॉज मेरा जो इनकम और कंजम्पशन बढ़ रहा है उसके बीच में अब गैप आ रहा है, पहले गैप नहीं आ पा रहा था। तो जैसे ही मेरा इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? मेरा गैप आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 300 है 280 है, मतलब मैं 20 की सेविंग्स कर पाऊंगी। यहाँ पे 400 है 360 है, यहाँ पे मैं 40 की सेविंग्स कर पाऊंगी। यहाँ पे 500 है 440 है, तो यहाँ पे मैं 60 की सेविंग्स कर पाऊंगी। यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 520 है, तो मैं यहाँ पे 80 का सेविंग्स कर पाऊंगी। क्लियर? ओके, सो अब मेरे पास क्या आ रहा है कि मुझे दोनों को ऐड करना है। तो देखो ये 40 है कंजम्पशन एंड -40, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 120, यहाँ पे -20 है, कितना वैल्यू आ गया? 100। यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 0 है, कितनी वैल्यू आ गई? 200। 280 - 20 300, सॉरी प्लस है। 360 + 40 400, 440 + 60 500, 520 + 80 इज इक्वल टू 600। सो बेसिकली आपको पता है ना, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? आपके इनकम के बराबर ही तो हो जाएगा, बिकॉज इनकम क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। सो दैट इज वाई अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे पता है ना कि मेरा एग्रीगेट सप्लाई क्या? इट इज इक्वल टू द इनकम। सो दैट इज वाई आपको ये देखना है, ये हमारा 45 डिग्री की लाइन बनाता है। सो जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है वो होता है C+S और 45 डिग्री की लाइन बनाता है, ये हमें लर्न करना है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। फाइन,
अब नेक्स्ट जो मेरे पास आता है कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप बोल सकते हो। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी, कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है। सो बेसिकली हमारे एक तरीके से फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप विद द इनकम, कि मेरी इनकम अगर बढ़ रही है, कम हो रही है, तो मेरे कंजम्पशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, एक क्विक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा आपके उस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड्स टू परचेज गुड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, और अगर वो इनकम बढ़ रही है, घट रही है, तो आपका कितना परचेसिंग पावर में चेंज आ रहा है। क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि एग्रीगेट डिमांड का मेरा जो स्केड्यूल है वो कैसे बनेगा। सबसे पहले इनकम लिखेंगे आप, अगेन 0, 100, 200 से बढ़ेगा, एंड कंजम्पशन आपको पता है मैंने बोला है 40 के बाद 80 से आप बढ़ा दो, है ना। तो इनकम मुझे 600 तक लिखना है, प्लस कंजम्पशन कर्व मेरा 520 तक यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि मेरा जो कंजम्पशन कर्व है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, एंड सेविंग्स कर्व क्या होता है मेरा? 45 डिग्री का लाइन होता है। ये चीज़ हमें क्लियर है। तो हमें पता है एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है जहाँ पे जो मेरा कंजम्पशन है ना, जो मेरा कंजम्पशन है वो बिल्कुल आपको सिमिलर दिखेगा। जैसे कि अगर हम ये वाला सिनेरियो उठा रहे हैं, आपको बिल्कुल हमारा जो कंजम्पशन है वो आपको एग्रीगेट सप्लाई के बिल्कुल इक्वल दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या है? मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है कि मेरा कंजम्पशन और यहाँ पे मेरा जो इनकम है वो सेम आ रहा है। इसके बाद ही मैं सेविंग्स करना शुरू कर सकती हूँ, उसके बाद ही सेविंग्स मेरा हो पाएगा। सो दैट इज वाई आप देखोगे यहाँ पॉइंट क्या है? ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे पहले मैं बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं कर पा रही हूँ, इसके बाद मैं सेविंग्स करना शुरू करूँगी। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये चीज़ को समझना है कि जो मेरा ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे गिवन है, कंजम्पशन जो मेरा ये 45 डिग्री लाइन है, ये इंडिकेट कर रहा है मेरे सप्लाई को बोल सकते हो, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम लिख दो, एंड ये होता है मेरा कंजम्पशन कर्व। तो मेरा जो ये वाला फेज है, ये एक फेज है जो बता रहा है कि यहाँ पे हो रहा है डिस सेविंग्स, यहाँ पे मैं कुछ सेविंग्स नहीं कर पा रही। ये मेरा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे मेरी 0 सेविंग्स है, एंड इसके बाद जो ये लेवल है यहाँ पे मुझे सेविंग्स देखने को मिलेंगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा का पूरा ग्राफ बनने वाला है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है, हमने क्या ऑब्जर्वेशंस के, जो स्टार्टिंग पॉइंट है कंजम्पशन कर्व का आपको पता है वो थोड़ा ऊपर लेवल से होगा, स्लोप कंजम्पशन कर्व का अपवर्ड स्लोपिंग होगा, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो हमारा आपका समझ लीजिए 45 डिग्री लाइन का रहेगा। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, शुरू में आप कंजम्पशन ज़्यादा करोगे और इनकम आपकी कम होगी तो आप अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करोगे, इसलिए यहाँ पे डिस सेविंग्स लिखा है ना। डिस सेविंग्स का मतलब होता है कि आपके पास नहीं है उतना पैसे, आप अपने पैसों के जो बचत आपने करी है उसमें से आप अपने पैसों को यूज़ कर रहे हो, अभी जो आपने इनकम अर्न करी है आप उससे नहीं। फिर एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, उसके बाद हम सेविंग्स को शुरू करते हैं। क्लियर? सिमिलरली जैसे कि अभी हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को देखा, वी हैव प्रोपेंसिटी टू सेव एज वेल, मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ रही घट रही तो किस तरीके से मेरी सेविंग्स कम या ज़्यादा होते हैं हम उसको देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं, अब फिर से सेम स्केड्यूल को बनाना है, हम लोग को देखना है कि कुछ इस तरीके से हमारे पास सेविंग कर्व्स का हम देखेंगे। सो इनकम हमारी बढ़ती चली जा रही है, कंजम्पशन भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है, हम लोग सेविंग्स से उसको कंपेयर करेंगे। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में तो मेरी सेविंग्स माइनस में थी, फिर 0 ही, और फिर धीरे धीरे जैसे से मेरी इनकम बढ़ी है मेरी सेविंग्स ही बढ़ती है। ये चार्ट हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, कुछ नया नहीं है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसको आप लोग देख लीजिए। तो बेसिकली आपको समझना है कि इनिशियली क्या हो रहा है। इनिशियली आप देखोगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर हम बात करें सेविंग्स मेरी 0 किस पे आ रही है? 3rd लेवल पे जाके आ रही है। तो मतलब ये क्या है मेरा? ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन के लिए जो आपने डिस सेविंग्स करा है, फिर मेरा यहाँ पे आ रहा है 0 सेविंग्स वाला पॉइंट, या आप बोल सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट, एंड इसके बाद मैं अपना सेविंग्स शुरू कर पाऊंगी, है ना। फिर क्या होता है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे मेरी सेविंग्स बढ़ती है। लेकिन शुरू में जो आप ये फेज देख रहे हो वो किसका फेज है? डिस सेविंग्स का फेज है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोपेंसिटी टू सेव वाला सिनेरियो। क्लियर?
या सेविंग फंक्शन भी आप बोल सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके फाइन। आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे पास सेविंग्स का वो नेगेटिव स्लोप से इसलिए है, नेगेटिव साइड से इसलिए जाएगा बिकॉज हमारा स्टार्टिंग में डिससेविंग्स हो रहा है। क्लियर। स्लोप ऑफ सेविंग कर आपको पॉजिटिव रखना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जा रही है सेविंग्स ही मेरा बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा वेयर एस इज इक्वल्स टू 0, वो क्या हो जाएगा मेरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट एस इज इक्वल्स टू 0 है बिकॉज यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है एंड उसके बाद ही मेरा सेविंग्स होना शुरू होंगी एंड देन पॉजिटिव सेविंग्स हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके क्लियर। अब जो मेरे पास आता है ये इस साल के सैम्पल पेपर में हमें गिवन है। ये एक इकलौता डायरेक्ट क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट वे में पूछे गए थे। आपको बताना है कि कैसे आप डिराइव कर सकते हो सेविंग कर्व से, कंजम्पशन कर्व से एक दूसरे को। सो अगर हम बात करें डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, सबसे पहले वी नो दैट जो हमारा इनकम है वो क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, दोनों को मैं ऐड करती हूँ तभी मेरा इनकम आता है, विच मीन्स दैट एज कंजम्पशन एंड सेविंग्स टुगेदर मेक अप द इनकम, द कंजम्पशन कर्व एंड सेविंग कर्व आर कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स। तो दोनों एक दूसरे को जोड़ के ही तो इनकम बनाएंगे। देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिराइव द सेविंग कर्व फ्रॉम द हमारा कंजम्पशन कर्व एंड सिमिलरली वाइस वर्सा। सो लेट अस डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कंजम्पशन कर्व बनाना है। कंजम्पशन कर्व आपको याद हो तो मैंने आपको ऐसे अभी बनवाया था कि हमारा कंजम्पशन ऐसे रहेगा, सेविंग्स हमारी ऐसे रहेंगी, है ना, क्योंकि सेविंग्स मेरा वाई होता है, मैंने अभी बताया एग्रीगेट सप्लाई जो वाई होता है एंड इसके बाद ये मेरा कंजम्पशन कर्व है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसके स्ट्रेट लाइन आपको नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है, और नीचे अपना क्या बनेगा, सेविंग कर्व बनेगा। सेविंग कर्व अभी हमने देखा है किस तरीके से बनता है, नेगेटिव स्लाइड से ऊपर की तरफ बनता है। नेगेटिव स्लाइड से क्यों बनता है, बिकॉज यहाँ पे डिस सेविंग्स हो रही है। सो बेसिकली क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन अपन ऐसे बना लेंगे एंड इसको इस तरीके से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ। एक आपका बनेगा सी, ठीक है, एंड ये अपना बनेगा 45 डिग्री लाइन जो कि अपने होगा वाई। यहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नीचे खींचेंगे अपन, है ना, और यहाँ से ही मेरा ये सेविंग कर्व ऊपर जाना चाहिए बिकॉज ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बताएगा, ठीक है। दैट इज वाई आप देखोगे ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है एंड उसके बाद मेरी सेविंग्स पॉजिटिव जाएगी। तो ये कुछ नहीं हो गया, यहाँ याद रखना है ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मेरा APS इज इक्वल्स टू 0 है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, APS इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज इसके बाद में अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना शुरू करूँगी। क्लियर, समझिए इस चीज़ को। इट इज APC बेसिकली, कंजम्पशन कर्व वही सेविंग कर्व। तो ये सेविंग कर्व है और ये मेरे पास कंजम्पशन कर्व है। तो समझ आया, अभी तक जो दो हमने कर्व देखे उसको कंबाइन कर दिया है बस, ठीक है, समझ गए। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके नाउ क्लियर कैसे बनाना है अपन को, बाकी इसको सेम पॉइंटर्स में लिख दिया गया है, बाकी और उसमें कुछ नई बात नहीं है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे इस चीज को कि नहीं समझे, ओके, ठीक है, पूरा सेम चीज से आपको बताया गया कि कैसे डिराइव करना है। अब मेरे पास आता है इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल आप सभी को पता है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। हम बोल सकते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर लिया है, ठीक है। तो हमें याद रखना है अगेन हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। एग्रीगेट सप्लाई हमने उसको वाई की तरह डिनोट कर दिया है एंड एग्रीगेट डिमांड में तो मेरा C प्लस आई आता है ना। सो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का अप्रोच रहेगा उसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है कि हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं। एक है कंजम्पशन और एक है मेरे पास इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जल्दी से हम इस पूरे सिनेरियो को पहले समझते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें मुझे गिवन है। एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं बिकॉज हम लोग को फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में निकालना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोज हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, आर गेटिंग वर्क। सो फुल एम्प्लॉयमेंट है एंड उस केस में किस तरीके से हमारे इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये हमारा आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता हुआ चले जा रहा है। इनकम मेरा सेम है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेम इनकम को लेंगे अपन।
ठीक है, सेम इनकम को लेंगे प्लस कंजम्पशन आप देखोगे बढ़ता चला जा रहा है। सेविंग्स आपको पता है सेविंग्स कैसे निकलता है, अगर मैं इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सेविंग्स आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अपन ने यहाँ पे ऑटोनॉमस माना है, पहले 20 माना था, अभी हम इसको 40 मान के चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C प्लस आई होता है। आई यानी आपका यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट है, और हमारा ये आप 40 प्लस 40 करोगे 80 हो जाएगा, 120 प्लस 40 करोगे 160 हो जाएगा। सो ये मेरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ऐड करके मेरा एग्रीगेट डिमांड आएगा। एग्रीगेट सप्लाई होता है C प्लस एस, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम एंड इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस एस। सो ये कंजम्पशन हो जाएगा एंड ये मेरा सेविंग्स को आप ऐड करोगे तो मेरे पास इनिशियली सेविंग्स 0 हो जाएंगी, बिकॉज 40 का कंजम्पशन है एंड माइनस 40 आपका सेविंग्स है। सो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे 0। सो आपको साइंस को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो पहले आप बताओ मुझे ये बन जाएगा अपन से, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपन को 10 की वैल्यू से लिखना है, 0 10 20 30 40 50 60। नेक्स्ट है अपने पास इनकम जो 100 से बढ़ रही है, 0 100 200 300 400 500 एंड 600। फिर कंजम्पशन अपना 40 से बढ़ाते हुए 40 से शुरू करके 80 से बढ़ा रहे हैं, उसको माइनस करके सेविंग्स को निकाल लेंगे। एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन क्या बोलता है, C प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई बोलता है C प्लस एस। तो वो हमने पूरा बना दिया, तो इतना हम कंप्लीट कर लेंगे। अब सिर्फ मुझे रिमार्क्स को लिखना है, वो भी सिर्फ स्केड्यूल को एडजस्ट करते हुए। ठीक है, स्केड्यूल को पढ़ते हुए रिमार्क्स को लिखेंगे। आप स्टार्टिंग में देखोगे, अगर पूरा सिनेरियो आप देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है मेरा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। आप क्लियरली देख सकते हो 80 इज मोर देन 0, 160 इज मोर देन 100, 240 इज मोर देन 200 एंड 320 इज मोर देन 300। सो क्लियरली एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। फिर एक यहाँ पे आप देखोगे 400 और 400 इक्वल है, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एंड उसके बाद आप देखोगे कि मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होता जा रहा है एंड एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सो बेसिकली हमें पता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मेरा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर उससे ऊंचा नीचा हो रहा है तो कभी एग्रीगेट डिमांड होगी एंड कभी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगा। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, क्लियर। तो हम लोग को ड्रॉ कैसे करना है जल्दी से हम देखते हैं। आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनता है, आपको पता है एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है, तो मैं ही आपको बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ। एग्रीगेट अगर हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई की, सप्लाई हमने पढ़ा है कि वो y की इक्वल है, 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बनती है। ये क्या है मेरे पास, एग्रीगेट सप्लाई। एंड आपको पता है कि जो मेरा एग्रीगेट डिमांड है वो C प्लस आई होता है, तो कुछ इस तरीके से है। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम या C प्लस अपन S बोल देंगे। ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस आई। ये चीज़ हमें क्लियर हुई। ये क्या हो जाएगा पॉइंट जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। हम अज्यूम कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज X, दिस इज Y। यहाँ पे है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड यहाँ पे अपन इनकम लिख दीजिए। ठीक है, तो आप सेम इसी तरीके से देखोगे, सेम सिनेरियो अपन यहाँ पे बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम वाला सिनेरियो बन जाएगा। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझ गए, पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, नाउ अब जो हमें बात करना है, अभी मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से इक्विलिब्रियम सिखाया है। एक और अप्रोच अपने पास होता है, दैट इज SI अप्रोच, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो मैंने थ्रू आउट सेम रखा है, इन्वेस्टमेंट तो थ्रू आउट अपन ने सेम रखा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात हुई है तो वो तो मेरा फिक्स रहेगा। सेविंग्स आपको पता है स्टार्टिंग में माइनस से शुरू होती है, फिर हम लोग 0 पे आते हैं, धीरे धीरे हमारी सेविंग्स शुरू होती हैं। तो जहाँ पे मेरी सेविंग्स और मेरा इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा, मैं मान लूँगी कि मैं इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुकी हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, अगेन मैं पूरा स्केड्यूल बनाऊंगी।
यहाँ पे मेरा इनकम आएगा, कंजम्पशन आएगा, उससे मैं सेविंग को डिराइव करूंगी, एंड इन्वेस्टमेंट तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे उसको कॉमन रखना है। सो इनकम सेम है मेरी, पहले 0 से 100, फिर 100 से बढ़ाना है टिल 600 तक। आपको कंजम्पशन ही पता है कि स्टार्टिंग का 40 लिखेंगे, फिर 80 से बढ़ाते हुए चल जाएंगे। फिर हमें पता है सेविंग कैसे निकलेगा, जब मैं इनकम और कंजम्पशन के बीच का गैप निकालूंगी तो मेरे पास सेविंग्स आ जाएगा। तो इनिशियली मेरा माइनस में आएगा, फिर 0 होगा, फिर धीरे धीरे मेरी सेविंग्स बढ़ने लगेगी विद द इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनॉमस रखा हुआ है। तो अब मुझे कंपेयर करना है, एक रिमार्क कॉलम बना दीजिए। अब आप देखोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स देखो 40, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ज़्यादा है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये 0 है, एंड यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है। सो इनिशियली आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेविंग्स। इनिशियली आप सेव नहीं कर पा रहे हो इकोनॉमी में। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, एंड उसके बाद आप देखोगे कि आपकी सेविंग्स ज़्यादा होने लगेंगी आपकी इन्वेस्टमेंट से। स्टार्टिंग में तो भाई आपका पैसा लगता है, फिर धीरे धीरे जब आप प्रॉफिट अर्न करने लगते हो तो आप अपनी सेविंग्स को बचाते हो ना। तो सेम सिनेरियो को हमने यहाँ पे समझा है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, ठीक है। सो अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले क्या हमें पता है कि हमारा जैसे कि सेविंग कर्व क्या होता है। सेविंग कर्व अगर आपको पता है, how is a saving curve made? सेविंग कर्व आपको पता है ना, यहाँ से शुरू होता है, बिकॉज ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन को बताता है, ये डिस सेविंग्स को बताता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, तो ये मेरी सेविंग्स होती हैं, सेविंग कर्व ये रहता है। प्लस में ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो कुछ इसी तरीके से तो मेरा ये पूरा बनेगा सेविंग इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, सो क्लियरली यहाँ पे जो इंटरसेक्ट ये कर रहा है, ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे S इज इक्वल्स टू I, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल मैंने अचीव कर लिया है। क्लियर? अगेन आप यहाँ पे लिखोगे X, यहाँ पे लिखोगे आप Y, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा इनकम, आउटपुट या आउटकम लिख दीजिए, एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये अपन को पूरा लिखना रहेगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब क्या इसी से मैं डिराइव कर सकती हूँ क्या मेरा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर? बिल्कुल, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसी के स्ट्रेट लाइन नीचे ये भी इंटरसेक्ट करता है, तो ये आपको बिल्कुल पैरेलल बनाना है। जैसे कि मैंने अभी सेविंग कर्व से आपको डिराइव करना सिखाया था कंजम्पशन कर्व, बिल्कुल डिट्टो आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके फाइन। अब बात आती है मेरे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी वैसे मैंने आपको बता ही दिया है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। ये 45 डिग्री लाइन हो जाएगी, एंड ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, एंड वही मेरा फुल इक्विलिब्रियम होगा फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में। ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया बिकॉज आपकी बुक्स में गिवन है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मेरे पास आता है सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयड का। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं है, तो फुल कब होता है? ये वाला सिनेरियो। अब मैं बोल रही हूँ कि अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब आपका ये जो है एग्रीगेट डिमांड का कर्व नीचे से जाएगा, एंड ये लेवल क्या हो जाएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो आपको सिर्फ उसको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ रहे हैं इसको? सी, ये हम सिर्फ डायग्राम्स को पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट अ रिवीजन ऑफ द टॉपिक, हम सिर्फ डायग्राम्स को समझ रहे हैं अभी। ठीक है, ओवर फॉर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे ऊपर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका कर्व ऊपर से जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग ने इतने कर्व बनाए हैं क्लास 11th और 12th में भी कि एटलीस्ट आपको कैसे शिफ्ट करना है कर्व्स को, ये आपको पता होगा। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर रेफरेंस। नाउ अब जो मेरे पास सिनेरियो आ रहा है, अगर मेरे को पता लगाना है ना, कि मेरी इकोनॉमी में किस तरीके का एक्सेस डिमांड हो रहा है, एक्सेस सप्लाई हो रहा है,
तो उस सिनेरियो को अपन कैसे करेंगे? अगर 3 सेक्टर मॉडल है तो हमने 2 सेक्टर में पढ़ा है, 2 सेक्टर मॉडल में क्या आता है? C प्लस I आता है, लेकिन 3 सेक्टर होगा तो इसमें गवर्नमेंट भी आ जाएगा। तो उस केस में मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व का कुछ इस तरीके से जाएगा एंड यहाँ पे आप देखोगे C प्लस I प्लस G हो जाएगा। पहले सिर्फ C प्लस I था, अब C प्लस I प्लस G हो जाएगा। कब? 3 सेक्टर मॉडल में। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी। ओके, नेक्स्ट है अपने पास। ओके, अब बात आती है मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड के सिनेरियो में हमारा इन्फ्लेशनरी गैप आता है कि डिफ्लेशनरी गैप आता है, इसको हमें कवर करना है। लेकिन उससे पहले आप ये समझेंगे कि ये वाला जो सिनेरियो है ना, अभी ये नहीं देखना, हमें सबसे पहले ये देखना कि ये क्या गिवन है। अभी हमने पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में किस तरीके से मेरा कर्व बनता है उसको हम समझ चुके हैं। आई थिंक उसमें तो हमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर कई बार होता है कि फुल इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, लेकिन आपका जो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है अगर वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया सपोज, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट हमने तो ये मान के चला है ना 3 सेक्टर मॉडल में कि हमारे पास C प्लस I प्लस G वाला मॉडल ये है। सपोज लेकिन एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट हो गया है, ज्यादा हमारा गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से मेरा जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो गैप क्रिएट करेगा वो होता है मेरे पास डिफ्लेशनरी गैप। क्या गैप क्रिएट होगा? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, सिमिलरली आप ये वाला सिचुएशन देखेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको मैं इन्फ्लेशनरी गैप का बता रही हूँ। अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड या गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स कम हो गई, सो मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो मेरे को आपको दिख रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर? सो हमने को क्या समझना है कि अगर हमारा डिमांड बढ़ेगा सो मेरा क्या होगा? यहाँ पे आपको उल्टा देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा दिया तो डिफ्लेशनरी गैप मुझे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ये डिफ्लेशनरी गैप है। एंड यहाँ पे आप देखोगे अगर माइनस में हो रहा है तो वो इन्फ्लेशनरी गैप लेके आएगा। तो ये अपन को बनाना आना चाहिए। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो फॉरेन एक्सचेंज आपको पता है इट इज अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम को अचीव करने की, हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। उसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल अप्रोच को मिक्स करके लेके आते हैं, है ना। सो बेसिकली अगर आपको बात करते हैं कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तय करते हैं कि मेरा मार्केट में क्या रहने वाला है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आप सभी को पता है कि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो प्राइस मेरा सेट हो जाएगा, है ना। तो सेम सिनेरियो को हमें यहाँ पे बनाना है जो आपने बनाया होगा आपके 11th स्टैंडर्ड में, है ना। तो हमें ये चीज़ों को समझना है। सबसे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग मेरा होता है डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग होता है मेरा सप्लाई कर्व, ठीक है। एंड ये मेरा क्या होता है? इक्विलिब्रियम आप प्राइस बोल सकते हो एंड इस पे कितनी क्वांटिटी मिलेगी। हमेशा जब भी प्राइस कम है तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड। एंड ऊपर प्राइस जैसे बढ़ता है तो हमेशा सेलर को प्रॉफिट होता है, तो ये होता है मेरे पास एक्सेस सप्लाई। एंड ये सिचुएशन होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, या जो मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। सो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये वाला एक्सेस सप्लाई होता है, ये एक्सेस डिमांड होता है। सेम चीज़ हमने आपको यहाँ पे भी बना के दिखाई है। क्लियर? अब ये हमारा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का चीज़ बन गई। कई बार होता है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ये हो गया, मतलब क्या हो गया? मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका सप्लाई बढ़ गया तो सप्लाई यहाँ बढ़ेगा, तो नया रूट ये बनेगा, तो आप देखोगे कि मेरा जो प्राइस है वो गिर जाएगा। तो इस तरीके से मुझे चेंजेस को करके दिखाना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है मुझे सिनेरियो गिवन रहेगा। हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में क्या आएगा, लेकिन अगर चेंजेस आएंगे तो इस तरीके से ही आपको चेंजेस करने हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन? अब देखिए, ये सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे समझाने लाई थी चेंज इन डिमांड का।
यहाँ पे आप देखेंगे अगर डिमांड कर्व मेरा इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, सो आप देखेंगे ये मेरा नया डिमांड कर्व होगा एंड मेरा सप्लाई कर्व तो यही है, तो मेरा जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ गया है अगर मेरा डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। अगर डिमांड मेरा बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है तो आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ आ गया है ना, तो ये अपन को शिफ्ट करना आना चाहिए। सिमिलरली अपन सप्लाई के केस में भी देख लेते हैं। अगर मेरा सप्लाई राइटवर्ड होगा तो आप देखोगे सप्लाई कर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड अगर सप्लाई कर बैकवर्ड शिफ्ट हो गया तो सप्लाई कर ऊपर जाएगा तो मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं एंड आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन में दूसरे सिनेरियोज भी गिवन हो सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का ये सेशन, जहाँ पे हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, कर्व्स एंड शेड्यूल्स को डिस्कस किया है फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑफकोर्स आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी हमने इसको आज कवर कर लिया है। फाइन। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वेरियस अदर कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। प्लस हमें आपको सिर्फ यूट्यूब पे नहीं वेरियस अदर सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो करना है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। एंड इसी तरीके से आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, डू वेल, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस नाइसली, सैम्पल पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करिए। ऑलरेडी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, PYQs वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस करना है। देन ऑफ कोर्स जैसे कि BST का पेपर अच्छा किया है, इकोनॉमिक्स का पेपर भी बहुत अच्छे से जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।